अस्सलाम वालेकुम। कल जुमे वाले रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज की कॉल दे रखी है, जमात इस्लामी भी एहतजाज कर रही है और इसके अलावा JUI भी कॉल दे चुके हैं और वो भी प्रोटेस्ट करेंगे। हुकूमत ने दफ़ा 144 लगा दी है। दफ़ा 144 का फ़ायदा होगा मुश्किल ये हो सकता है कि ज़्यादा आपस में वो झड़पें होने के इम्कानात ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जिक्र करूँ तो इम्कान कभी होता है कि सियासी जमातें प्रेस क्लब और डी चौक में जाने की कोशिश करती हैं। दो जगहों पे जाने के लिए वो ज़ोर लगाएंगे। इंतज़ामिया रोकने की कोशिश करेगी तो वो एक धींगा मुश्ती वाली कैफियत होगी। पिंडी में चले जाएँ तो या लियाकत बाग है या फैज़ाबाद है, दो बड़े नोन जगह हैं जहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं। अभी लब्बैक वाले बैठे हुए थे, कोई मालूम नहीं है कि उनको भी दोबारा प्रोटेस्ट करने का ख्याल आ जाए, दोबारा इशूज़ पैदा होंगे और बड़े शहरों तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ये इशू सामने आएगा। क्यों, इसकी क्या वजूहत हैं कि ये दफ़ा 144 लगाई गई 3 रोज़ के लिए? वजह उसकी एक ही है कि PTI वाले इकट्ठे ना हो पाएँ। मेरी ज़ाती राय में अगर हुकूमत उनको फ्री हैंड देती तो हो सकता है कि उनको पंजाब वाली हद तक काफ़ी शहरों के अंदर ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज़ करते हुए दुश्वारी पेश आती। जमात इस्लामी और JUI वालों को अपने मकबा फ़िक्र के ख़ास स्कूल ऑफ थाट के लोगों को मोबिलाइज़ करते हुए आसानी होती है, लेकिन PTI वाले एक पोलिटिकल पार्टी के तौर पर जब मोबिलाइज़ करेंगे तो पंजाब उनके लिए एक टेस्ट केस होता। KP में उन्हें यह सहूलत है कि वहाँ पर वो लोग खुद से आ जाते हैं, पंजाब में लोगों को निकालना पड़ता है। तो हुकूमत जब ये रोकने की कोशिश करेगी ज़ोर ताकत के साथ तो फिर उससे मसाइल बढ़ेंगे। लेकिन एक इंडिकेशन इससे ये ज़ाहिर हो रही है कि शायद आने वाले दिन सियासी फ़िज़ा के अंदर ये जो सड़क को गरमाने वाली पॉलिटिक्स होती है ना, उसका माहौल दोबारा बनने जा रहा है। स्ट्रीट पावर शो करेगी PTI भी और बाकी जमातें भी, और हुकूमत के लिए शायद इन जमातों को लग रहा है कि ऐसा मौका आ गया है कि पोस्ट बजट हम दबाव बढ़ाएं तो हुकूमत को परेशान करना ज़्यादा इनके लिए आसान हो जाएगा। पोस्ट बजट बेशुमार इशूज़ हैं, महंगाई का भी इशूज़ है, बिजली के बिलों के इशूज़ हैं, लोग जो सैलरीड क्लास है उनके टैक्स कटेगा जब उनकी तनख्वाहों से, अगली जब उनको सैलरीज मिलेंगी तो वो एक परेशान कुन मसला होगा। जो दूध के डब्बों के ऊपर हुकूमत ने टैक्स लगाया है, जब वो डब्बा लेने अब जाते हैं तो उसके ऊपर 76 रुपये फ़ी लीटर जब इजाफी देते हैं तो हर एक घर का जो बजट है वो तकरीबन उसका बैलेंस ऑफ हो चुका है। तो कैसे आगे मामला चलेंगे, ये अपोजिशन पार्टीज़ को शायद ये लगता है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस मौके के ऊपर जितना ज़ोर लगाना है लगा दें। और कई और चीज़ें, कई और अवामिल इस वक्त PTI की एटलीस्ट सपोर्ट में अदालतों की हद तक भी जाते हैं। अदालत से जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से रिज़र्व सीट्स के मामले में, वो एक उनकी पहली जीत कहना चाहिए। पिछले इलेक्शन से भी पहले से कहना चाहिए, 10 अप्रैल 2022 के बाद से उनकी पहली बड़ी विक्ट्री कहना चाहिए, जहाँ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए अपना वो मैंडेट जिसको वो कहते थे कि हमें 8 फरवरी को लोगों ने दिया, उसको हासिल कर लिया। आज इलेक्शन कमीशन ने उसमें से 39 मेंबर्स की लिस्ट जो है उसको नोटिफाई कर दिया। ये वो लिस्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन लोगों ने तो अपने एफिडेविट्स जमा कराए थे, टिकट्स जमा कराए थे, आपने उनको इंडिपेंडेंट कैसे डिक्लेयर कर दिया? तो बोझ उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर डाला कि आपने तो हमारे फैसले की गलत तशरीह की। तो इलेक्शन कमीशन ने आज उन 39 मेंबर्स के तो नोटिफाई कर दिए, साथ ही उन्होंने एक विंडो क्रिएट की है मामले को ड्रैग करने के लिए। वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि बाकी 41 के मामले में तशरीह चाहिए। अब 9 या 10 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हैं, सुप्रीम कोर्ट बैठेगी तो फिर मामला आगे चलेंगे, तो मामला भी लटक जाएगा। एक और वजह से भी लटका कि हुकूमत की कोशिश ये थी कि इसके ऊपर रिव्यू फाइल किया जाए, किसी तरीके से थोड़ी बहुत रिलीफ हासिल की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इशू सामने आया कि काजी फ़ायज़ ईसा, जिसके मतलब हुकूमती वज़रा का दावा है, मैं नहीं कह रहा हुकूमती वज़रा का दावा है, कि काजी साहब जल्दी रिव्यू लगाना चाहते थे, लेकिन बाकी 2 जजेज़ ने कहा छुट्टियों के बाद रिव्यू लगाएंगे। तो हुकूमत इसके ऊपर बहुत परेशान है, बल्कि मुझे लगता है कि पैनिक कर रही है बेशुमार वजूहात की बिना पर, और वो उनको मालूम होगा कि वो वजूहात क्या हैं, लेकिन वो सियासी भी हो सकती हैं, लीगल इशूज़ भी हो सकते हैं, और ये जो इकनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं वो भी हो सकते हैं। आज एक उमर अयूब साहब ने बयान जारी किया है और उस बयान से भी कुछ एक नई पॉलिटिक्स का जो ट्रेंड है वो ज़ाहिर हो रहा है। पिछले कुछ अरसे में PTI के जितने बयानात थे वो आर्मी चीफ को टारगेट करते थे। बुशरा बीबी के हवाले से भी, उनकी सेहत के हवाले से भी खबरें आई, तो इमरान खान ने कहा कि आसिम मुनीर मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, ये अल्फाज उनके रिपोर्ट किए गए अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ। लेकिन आज उमर अयूब ने बिल्कुल एक मुख्तलिफ बयान जारी किया, सुनिए, उन्होंने फिर आगे गुफ्तगू बढ़ाते हैं। शहबाज शरीफ और ये PDM की हुकूमत जो है ये बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है। शहबाज शरीफ और ये लोग अपने नापाक अजाइम निकालना चाहते हैं, ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे, और ना ही सिपह सालार या जनरल आसिम मुनीर ये होने देंगे। अब ये मालूम नहीं है कि उमर अयूब के ये ज़ाती जज्बात हैं, क्योंकि उनका एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ है कि जिनके जज्बात फ़ौज के हवाले से हमेशा मुस्बत ही होने चाहिए, या ये उनकी पार्टी पॉलिसी है। तो प्रोग्राम में इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो आज शुरा हैं, डॉक्टर निसार जट साहब हैं,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MNA भी हैं और आज ये नोटिफाई भी हो गए, इसलिए मैं PTI के MNA के तौर पर इनका तारुफ करवा रहा हूँ। और उनके सीनियर रहनुमा भी हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और सेनेटर पलूशा खान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो क्लिप चला उमर अयूब का, ये नई कोई पार्टी लाइन है कि आर्मी चीफ के लिए गुंजाइश लगता है कि आपके दिलों में पैदा हुई है, या कोई आपस में मोहब्बत के लिए कोई रास्ते तलाश कर रहे हैं आप लोग? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मलिक साहब, मैं आपको बात बताऊँ, जो साने 9 मई है ना, पहले तो मैं इसको कंडेम करता हूँ। और आपने उसको सानिया का, ये अच्छी बात है, ठीक है, इसे मैं कंडेम करता हूँ। और इसके बाद हमने एक रिक्वेस्ट की कि हमने कहा जी इसकी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करानी चाहिए। हमें बहुत सारे तहफ़्ज़ात हैं इसके ऊपर। 9 मई की FIR जो हैं वो पोलिटिसाइज हुई हैं, उसके बेनिफिशरीज़ जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रही है, और हालात व वाक़यात आपके सामने है कि इसमें कोई ढकी छुपी वाली बात नहीं है। उसके बाद 9 मई के बाद एक हम पर यह इल्ज़ाम था कि हम कोई एंटी जो है पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ हम कैंपेन कर रहे हैं, हम उनके ख़िलाफ़ जो है वो बगावत कर रहे हैं, या कोई ऐसा कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान में इदारे जो हैं वो फेलियर्स की तरफ जाएं। ये एक हम पर इल्ज़ाम आया था, और इसी बुनियाद पर हमने कहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था और खान साहब ने कहा था कि अगर हमने कोई डायलॉग करने हैं तो हमने उनसे करने जिनके साथ बराह रास्त हमारा मामला ख़राब हो चुका है, ठीक है, हम ताकि उनके सामने बैठ कर डायलॉग की कोई गुंजाइश पैदा हुई है। देखें, अभी तक मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो एक जो चरखी में घुमा रही थी 9 मई के इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, और अब वो दहशतगर्द भी डिक्लेयर करने पर आ गए। हमारी पार्टी बैन आपको डिजिटल टेररिस्ट का, या आपको उन्होंने कहा जिनके साथ मसाइल है, ये जो हम पर सारा इल्ज़ाम था ना जी, हम समझते हैं कि शायद अब वो वक्त आने वाला है जबकि 9 मई की जो है ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होने वाली है, और ये डिजिटल या जो भी दहशतगर्द हैं या जो भी हम पे इल्जाम के लिए मोहब्बत कैसे पैदा हुई, थोड़ी सी वजाहत तो कर। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा साइन है कि अगर हमने उस वक्त भी कहा था, देखिए हमने खबर चलाई, अच्छा साइन है, ये अच्छा। देखिए मेरी बात सुने मलिक साहब, हमने उस वक्त भी कहा था कि हम अगर बैठेंगे तो बराह रास्त उनके साथ जिनके साथ मामला खराब है। उन्होंने तो आपको दावत नहीं दी आज, लेकिन हमारा हक बनता है, हमारा ये राइट बनता है। हम एक जमात हैं, हम जमहूरी जमात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी तो जमात है। दरवाजा खोल के आप उनके लिए गुंजाइश पैदा कर रहे हैं कि आप आइए। हम उनसे को हुकूमत मांगने नहीं जा रहे, हम गेट नंबर 4 पे नहीं जा रहे, हम डिग्गी में बैठ के नहीं जा रहे। हम साने 9 मई के वाक़े को सामने रख कर एक ट्रांसपेरेंसी और उनको ये बात बताना चाह रहे हैं कि आपको गलत फहमी है, और ये जो बीच में मिडल मैन जो किरदार अदा कर रहे हैं इन पे ज़्यादा जोर ना दें। असल में डॉक्टर साहब की पार्टी ने किया, इल्ज़ाम आप पे लग गया, ये आप कह रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये जिसने भी किया उसकी इंक्वायरी कर लें। फायदा इन लोगों ने उठाया, नहीं उठाया। 9 मई की आ जाएं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, ये बैठ जाएं, मैं इनको साबित कर देता हूं कि 9 मई की FIRs को इलेक्शंस में कैसे पोलिटिसाइज किया गया, कैसे हमारे वर्कर्स को बड़ी मोहब्बत पैदा हुई है आर्मी चीफ के लिए इनके दिल में। आज कोई खास वजूहात है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, मोहब्बत तो जो फ़ौज के सिपहसालार हैं उनसे कौम को होनी भी चाहिए, ये कोई ऐसी कौम को तो ऑलवेज होती है, लेकिन सियासी जमातें उसका इजहार ज़्यादा करती हैं। लेकिन गुजारिश रास्ता आगे बढ़ने का आसान हो जाता है। जो तरीका और रविश जो है वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपनाई गई, वो सिपहसालार हों, वो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे के सरबराहान हों, अस्करी इदारे के और जो हमारे रिलेटेड अफसरान हैं, उनके बारे में बहुत सारी ऐसी मनफी प्रोपेगेंडा जो इनके ऑफिशियल अकाउंट से किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बताऊं, देखिए पार्टी में सेन वॉइसेस भी होती हैं, वो लोग भी होते हैं जो अकल और शऊर रखते हैं, मेच्योर लोग हैं, गली मोहल्ले की सियासत करते हैं। कौन है? डॉक्टर निसार जाट आपके सामने बैठे हैं, इनकी तो मुतवाज़न बात की है। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये मुतवाज़न बात पार्टी का वर्जन हो तो आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर 9 मई का वाक़या हो गया, उसके बावजूद आपका एक वर्जन अगर पहले दिन से होता, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना, उमर अयूब ने आज जो मौक़िफ़ दिया वो पार्टी का ही मौक़िफ़ दिया। नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ ना, पहले दिन से ये होता जनाब कि जो उसके असल जिम्मेदारान हैं 9 मई के, उन्हें सज़ा दें, हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें से कंडेम करते हैं।
लेकिन ये क्लैरिटी जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हायर रैंक्स हैं उनमें नहीं है। निसार जट साहब ने तो अभी 9 मई की मजम्मत भी की है। नहीं, बड़ा अच्छा किया ना, करनी day भी one से चाहिए, कर रहे हैं। करनी चाहिए। हम और day one से कर रहे हैं। अगर इन्होंने ये कहा, अब आगे जो उन्होंने बात की वो एक पॉलिटिकल बात है, वो भी इनका राइट है। इन्होंने कहा जी कि उसका जो बेनिफिशरी है वो मुस्लिम लीग नून है। देखिए, मैं अगर एक बहैसियत एक पॉलिटिकल वर्कर के या एक कैंडिडेट के जो इलेक्शन लड़ रहा हो, अगर मैं कोई गलती करूंगा तो मेरा फायदा कुदरती तौर पे मेरे उस उम्मीदवार को होगा जो मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहा है। दोनों जमातें ये तो दो दिनों के बात अंदर, है। कल हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बड़े दुखी थे और बस उनके आंसू निकलने बाकी रह गए। तो कह रहे थे बड़ा ही दिल खराश मंजर किसी आंख ने आज तक नहीं देखा, वो जो आर्मी चीफ के मतलब इन्होंने बातें की हैं। आज ये कह रहे हैं आर्मी चीफ ये काम ही नहीं होने देंगे। मतलब दोनों को मुकाबला चल रहा है कि किसको ज़्यादा जल्दी आर्मी चीफ जो है ना वो गले लगाते हैं। नहीं, देखिए, कोई सूरत हाल ऐसी है माजरत के साथ, लेकिन आप लोग सियासत से ज़्यादा आर्मी चीफ की खूबसूरती हासिल करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी खत्म होनी चाहिए, अल्लाह करे वो। और हम नहीं चाहते कि ये कशीदगी बड़े इदारों में, अवाम में, पार्टीज में, अल्लाह करे हम ऐसा हो इसको समन अप करना चाहते हैं। पलशा से पूछते हैं, पलशा आप बताइए। डॉक्टर साहब के अगर ये ख्यालात बानी पीटीआई तक पहुंच गए ना, और डॉक्टर साहब 6 महीने कोशिश कर लें, मेरे भाई हैं, आप एक दिन कर लें। इनको जेल में मिलने को नहीं देगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये वहां पे ये अगर एक दिन जाके मिन्नत समाजत कर लेना, खान की बड़े दिल का मालिक माफी दे देगा। ये हिम्मत करें सही। ये माफी किस चीज की मांगे ये बता दें। ये माफी ना मांगे, उसको मना ही लें कि माफी दे दो यार, आ जाओ भाई। नहीं, आप बताएं, मैं इस्लामाबाद से जिसको कहता हूँ ले चलता हूँ, अगर मनाने से टेम्परेचर नीचे चलते हैं मैं इकट्ठा करके ले चलता हूँ। नून लीग जमात है, नून लीग एक जमात है, भागा वो बच्चा तो नहीं है। नून लीग जमात है, उनके इनकी हुकूमत है, इनकी कैद में है, कैदी नंबर 804। ये जाएं पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी खत्म करने के लिए, पाकिस्तान में आगे बढ़ने के लिए, हुकूमत में है, बड़ी जगह पर बैठे हुए हैं, इनको कदम बढ़ाना पड़ेगा। कल ये डयाला थे, आज इमरान ने डयाला, कल इन्होंने दोबारा डयाला जाना है। इनको ये, पता है उस जगह की सफाई करके रखनी चाहिए। मैं आपको पहले से बता दूं, अल्लाह ना करे कि इनको डयाला जाना पड़े। आपकी हुकूमत आई तो आप यही काम करें। नहीं, आप एक दफा पहले कर चुके हैं। हमने अपनी पार्टी में बड़े दिल से ये बात कही है कि अल्लाह ताला कहता है माफ करने वाला जो है वो बड़ा है। इंशाल्लाह हमारी हुकूमत करेंगे, हम करेंगे। आपने पहले मुजाहरा जो किया हुआ है शहबाज शरीफ के साथ, शाहिद खान के साथ, मिफ्ता, एहसन इकबाइल, कोई राना सनाउल्लाह आपके जो मध्य मुकाबल थे 25 किलो हीरोइन डाल दी थी, छोटा काम ही नहीं था किया। तो वो आप लोगों से इससे ज्यादा बेहतर की तवक्को नहीं है। अब ना सनाउल्लाह हुकूमत में आप आज की बात, मैं भाई आप आज की बात कर रहे हैं, जिस दिन ये हुआ था मैंने उस दिन मुजम्मत की थी। राना सनाउल्लाह पे हीरोइन किसने डाली थी ये तो बता दें। अच्छा, किसने डाली थी? एंटी नार्कोटिक्स अपना इमरान खान थे डीजी। वजीर तो आपका साथ बैठा था। ठीक है जी, और वजीर से आज आप बुला के क्लैरिटी ले लें। उस वक्त तो वो कहते थे वीडियो, उन्होंने कहा बिल्कुल यही तो बात है। अगर राना सना चाहता है ना, वो यकीन कर हुकूमत में है, वो आज इंक्वायरी कराए, उसको पता चल जाएगा किसने डाली है। पलविशा इन दोनों बातों की इमरान खान के दौड़ इसमें लगी हुई है। गलत बात है। आर्मी चीफ से अब किसको मुलाकात का या जफ्फी डालने का मौका मिलता है और किसकी लड़ाई होती है। ये दोनों जमातें, ये अपनी कोशिश में, अब अपनी कोशिश में। खुशनुदी किसकी चाहिए? आर्मी चीफ की। अल्लाह की खुशनुदी नहीं चाहिए, सियासत में भी कुछ नहीं करने का चाहिए, आर्मी चीफ की खुशनुदी चाहिए। देखिए, अल्लाह माफ़ करे, सबसे पहले तो इनकी बहुत अच्छी बातें, मैं तो पहला प्रोग्राम शायद इनके साथ कर रही हूँ, इनकी बातें बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर मैं एक सीरियस नोट पे आपसे एक बात कहूँ कि ये बातें वो नहीं है जो इनके बाकी लीडरान करते हैं, ये बातें वो भी नहीं है जो इनके बानी चेयरमैन करते हैं जेल से। अभी चंद दिन पहले जो एक उन्होंने स्टेटमेंट पहली तो ये दी कि मैं जो है उन्होंने GHQ के बाहर एक पुरअमन मुजाहरे का कहा था, बाद में उसको रिट्रैक्ट कर लिया गया। नहीं, उन्होंने नहीं किया, मतलब उनका जो ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन उसमें भी नहीं है, बल्कि हमने राजा साहब का इंटरव्यू किया, उन्होंने भी सिर्फ ये कहा कि हमने फैसला किया था कि अगर इमरान को गिरफ्तार किया जाए, जो इदारा गिरफ्तार करेगा उनके बाहर हम मुजाहरा करेंगे। जी, अब जाहिर है मैंने एक और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इनके चंद लीडरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनको बड़े सख्त जो हैं उनके बातों के जवाबात दिए। लिहाजा अब ये इसमें कन्फ्यूजन है। शायद इनकी पार्टी में एक सोच है जो ये चाहती है, जो ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच है कि इदारों में आपस में महाजराई ना हो, लेकिन होगा तो वही जो अडयाला से फ़ैसला आएगा। लिहाजा अब ये बातें तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन क्या ये बातें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं कि इस तरह का माहौल बन जाए एकदम से? इस वक्त भी एज वी स्पीक इनके लिए चंद जो लीडरान बाहर हैं वो वहाँ बड़ी
आपको भी इल्म है, बड़ी शदोमत से लॉबिंग कर रहे हैं, बहुत लोगों से मिल रहे हैं, फिर वो ये सारे मामलात जब बताते हैं तो वो फिर अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है एक नैरेटिव वहाँ पेश करते हैं। देखिए, अगर हैरत इमरान की बात रिहाई है, के लिए इनकी पार्टी लॉबिंग करती है या जुल्फी ने कोई लॉबिंग की है, नहीं, तो एक वो आपको मैं इमरान पिछली की दफ़ा रिहाई के भी लिए तो हम वो उसमें करेगा। प्रोग्राम में इकट्ठे थे जब वो एक आया था, उसमें जब मैंने उन्हें कहा था कि ये तो पेड कंसल्टेंट्स हैं, वो नाराज़ हो गए थे आपको याद होगा आपके शो में। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि वो डोनाल्ड लू, जिनको इमरान खान साहब ने कहा कि ये मेरी हुकूमत गिराने के जो है उसमें सबसे बड़ा किरदार इस शख्स का है और अमेरिका का है, और अमेरिका ने एक जो है रिजीम चेंज ऑपरेशन यहाँ किया है। हैरत मुझे यह है कि वो डोनाल्ड लू आज सबसे बड़ा इनका जो है वो अमेरिका में भी रिजीम चेंज होने वाली है, ये जहन में रखिए। नहीं, वो ठीक है, टाइम वो करीब तो आ रहा है, हो तो गई है। वो सियासत में उसके लेकिन- असरात मुरतब होते हैं, ये बात रूल आउट मत करिएगा। नहीं, हम तो रूल आउट नहीं करें ना, हम उसको कोई तब्दील कर सकते हैं, वहाँ की सियासत पे हम असरअंदाज नहीं हो सकते, लेकिन हमें उन्हीं हालात और वाक़यात के साथ चलना है जो रोनुमा होते हैं। तो है, हमारा अपना एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, उसमें जो भी फैसले होंगे पाकिस्तान के अवाम के होंगे। और आपके ख्याल पाकिस्तान में हम के सारे इंडिपेंडेंट ही फैसले करते हैं? नहीं करते, लेकिन हमें इस हद तक भी तो इसका इतराफ़ जो है और इस पर बिल्कुल वो लबैक नहीं कहना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि हम अपने फ़ैसले ख़ुद करेंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस मामले में काफ़ी हद तक जो है प्रेशर जो है वो रेजिस्ट किया गया है। मगर ठीक है, आज अमेरिका इनके साथ बड़ी इनके लिए अच्छी जज्बात रख रहा है, तो लिहाजा शायद इनके भी जज्बात चेंज हो गए हों। और आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल फोर्सेस, खास तौर पर पीटीआई, इनके दरमियान में कोई ऐसा माहौल पैदा हो सकता है कि ये जो एक मुखासमत है ना, इसमें कमी आ जाए? वर्किंग रिलेशनशिप सियासी जमातों की होनी चाहिए। कभी इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़ के हुकूमत भी नहीं बनानी चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत गिरानी भी नहीं चाहिए, लेकिन इस वक्त मुखासमत है, वो भी मुल्क के मफाद में नहीं है। लेकिन उसके लिए फिर जो है एक बड़ा दिल जो है उसका मुजाहरा करना पड़ता है, दोनों को करना पड़ेगा, दोनों को करना पड़ता है। और मैं तो ये समझती हूँ कि जहाँ तक मैं रीड करती हूँ एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट एंड अ वर्कर, मुझे तो खान साहब के स्टैंड में कोई चेंज नज़र नहीं आपको आया है। वो अभी भी वही बातें करते हैं। फिर कुछ अर्से पहले बुशरा बीबी की जो कुछ गुफ्तगू सामने आई, और ख़ान साहब ने जो भी आपने रिपीट किया, मैं पीछा करूँगा, तो फिर पीछा करने, हाथ मिलाने के लिए तो पीछा नहीं किया जाता है, जफ्फी डालने के लिए तो पीछा नहीं किया लेकिन एक हमारा माजी है डॉक्टर साहब, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी पे चढ़ाया गया तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का गठजोड़ था। किसी की आर्म ट्विस्ट की होगी, किसी ने खुशी से जफ्फी डाल ली होगी, किसी को कोई लालच दे दिया गया होगा, लेकिन वो बंदा फांसी पे चढ़ा दिया आपने मुंतखब वज़ीर आज़म। तो वो सिचुएशन भी अच्छी नहीं होती, और ये जो फ़ौज या वर्दी के ख़िलाफ़ अगर कोई एक बाकायदा ऑर्गेनाइज किस्म की मुहिम हो, वो भी अच्छी नहीं होती। देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है मलिक साहब, और एक्सट्रीम्स किसी भी हवाले से अच्छी नहीं होती। और जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक़ है, देखें, जो आपने जिस वाक़े का आपने जिक्र किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो एक जुडिशल मर्डर हमें हमेशा उसे कहते रहे हैं और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने वो मान भी लिया है, मैं थोड़ा सा उसको बात को आपकी पहली गुफ्तगू से जोड़ रहा हूँ। उसके बाद भी 9 मई जैसे वाक़यात नहीं हुए। अभी ये कहा गया कि जनाब इमरान खान या वट एवर, लेकिन इमरान खान ने खुद ये बात की है। आपके बहुत सारे जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद थे, मैं 3-4 टॉक शोज़ में उन जर्नलिस्ट ने बाकायदा आके स्टेटमेंट दी है अपने अपने चैनल्स पे कि उन्होंने ये बात की है। भाई गिरफ्तार आपको गवर्नमेंट कर रही है, और गवर्नमेंट के लेकिन पूरा अमन एहतजाज डॉक्टर साहब टेररिज्म नहीं होता। नहीं, पहली बात तो ये है कि इधर आपके चैनल के बाहर मैं 2000 बंदों को पुरअमन एहतजाज के लिए बुला लूँ, तो उसके बाद जहाँ पे जो अगर कोई तोड़ फोड़ होगी तो उसका ज़िम्मेदार भी मुझे ही समझा जाएगा। वो कॉल मैंने दी हुई है, होश करना चाहिए कि मैं बंदे बुला रहा हूँ, किधर बुला रहा हूँ, फिर मामलात कंट्रोल में नहीं रहते। इसमें भी शक है कि पुरअमन था, बहरहाल पुरअमन ही मान लें। दूसरी बात यह है कि GHQ के सामने एहतजाज करने की क्या तुक बनती है? इसकी कोई मंतक है कि आप GHQ के सामने एहतजाज कर रहे हैं? वो आपका जो आपका दिफाई सबसे बड़ा इदारा है, उसका वो हेडक्वार्टर है। जब आप सुप्रीम कोर्ट गए थे एहतजाज करते हुए, आप क्यों गए थे? गलत था वहाँ, कौन सा मैं कह रहा हूँ कि बड़ी अच्छी बात थी। उधर भी ये ऐसी जगह है जहाँ पे कोई सियासत की गुंजाइश है ही नहीं कि आप इन इदारों के सामने जाके आप ये अभी भी बुंदियाल शुरू कर दें। जस्टिस बुंदियाल के खिलाफ आप लोगों ने, ये मेरे ख्याल 61A का फैसला गलत फैसला था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया था। मैं उस फैसले को दुरुस्त नहीं मानता, लेकिन आपके लोगों ने यहाँ बाकायदा गालियाँ निकाली थी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर खड़े होकर, PMLN के लोगों ने निकाली। नहीं, अगर किसी ने वो गाली निकाली है तो गलत किया है, मैं उसको क्यों जस्टिफाई करूँ? वो जस्टिफाई नहीं हो सकता। खैर, गलत एक्शन को जस्टिफाई करना भी लेकिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अगर एक फर्द वाहिद रीराइट करे, वो कैसा है? किया 63A के मामले, वो बड़ा जुर्म है या गाली देना बड़ा जुर्म है? दोनों गलत है। दोनों गलत है ना। ज़्यादा गलत क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ना। जी,
और उसे रीराइट हुकूमत का करना। इलेक्शन ना कराना, KPK का इलेक्शन ना कराना, आइन तोड़ना, वो उसको अच्छा, भी इसमें थोड़ा- आप दोनों पार्टियां मुकाबला कर सकती हैं कि किसने कौन सा काम गलत किया। आपने आर्टिकल 5 लगा के इनकी असम्बली तोड़ दी थी, आपने तो इन सारों को गद्दार, पूरी असम्बली को गद्दार कासिम बना तबरी दिया। ने क्या किया ठीक है था? जी, तो वहाँ से शुरू हुआ था काम। यहाँ से तो फिर बैचलर- सूबाई असेंबली के अपना स्पीकर ने क्या किया था? अच्छा, मुकाबला यही है ना, मुकाबला है कि कौन कौन ज्यादा गलत काम कर सकता है, आप दोनों में अब मुकाबला मेरा था। ख्याल है कि ये वो वक्त आ गया है कि हमें आइन पे खड़ा होना पड़ेगा, हर सूरत खड़ा होना पड़ेगा। वाहिद रास्ता है, वाहिद एक वाहिद रास्ता रास्ता है, है। ये ठीक सिविल बात है। मिलिट्री रिलेशंस पे बिलीव करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे इंशाल्लाह ताला। मैं आपके चैनल पे अगर खान कल इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे चढ़कर हुकूमत लेगा ना, मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। तो हुकूमत अगर इमरान को दोबारा मिली ना तो दोबारा एस्टेब्लिशमेंट से जब भी डालेगा ही तो मिलेगी, वैसे तो नहीं मिलनी। मेरा ख्याल आपको है साथ कि देखिए, छोड़ना सिविल पड़ेगा। मिलिट्री रिलेशंस पे बिलीव करना चाहिए, ये एक सियासतदान का प्रिंसिपल होना चाहिए। 2018 में ठीक भी है जी? इमरान को हुकूमत उनके कंधों पे बैठ के मिली थी, वैसे नहीं लेकिन मिली। अब अगर ऐसी बात है ना, अब अगर उन्होंने फिर इसी तरह आइन तोड़ना, इसी तरह ये कुछ करना, अगर ये रिपीट होती है, पार्लियामेंट का मजाक उड़ता है, पार्लियामेंट की तोहिन। देखें, इन लोगों ने जख्म से 3 बार ये निकाले गए, 3 बार निकालने के बाद भी आज तक ये सबक नहीं सी हासिल किया, और उन्हीं उसी तरह फिर ये इन लोगों ने दोबारा हुकूमत जफ्फी दी। डाली, अभी भी और नवाज शरीफ ठीक है, की वापसी जफ्फी डाल के और अब वापसी भी जफ्फी डाल के हुई, और उसका नतीजा क्या निकला? आज ना नवाज शरीफ को फर्क पड़ रहा है, किसी को फर्क, आज मर वो रहा है जिसकी जेब से पैसे जा रहे हैं और वो भूख से मर रहा है। और जो आइंदा आने वाले दिनों में जो होने वाला है, देखें, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लानी है, ये पॉलिटिकल जो है ना कंसेंसस, पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर आप लोगों ने आगे चलना है तो पाकिस्तान पे ट्रस्ट करना होगा। और अगर आप इस पे नहीं करेंगे, वही कांधे इस्तेमाल करेंगे, इसी तरीके से आप हुकूमतें लेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे, उसको गद्दार कहेंगे, उसको, ये अगर आप करते रहेंगे तो फिर ये पाकिस्तान हमें कभी माफ नहीं करेगा। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त अदालतों से बाद फैसले आज़ादी के साथ आ रहे हैं, बाद फैसले, सारे फैसले नहीं। आज लाहौर हाई कोर्ट के सामने जिस्मानी रिमांड का केस था, ये 9 मई के वाक़यात के हवाले से। तो जज साहब हैं जस्टिस अनवारुल हक, उन्होंने ऐसी पावरफुल ऑब्जर्वेशन दी हैं कि 9 मई का पूरा केस और उसको पकड़ने वालों सारों को हिला के आज रख दिया। उन्होंने कहा कि जब लगा कि दरख्वास्त गुजार जेल से बाहर आ जाएगा, तब 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। तो बात तो वैसे ऐसे ही की थी हुकूमत ने, उन्होंने कहा बाकी मुकदमात में तो माफ़ी तलाफ़ी हो रही है, केस ख़त्म हो रहे हैं, अब 9 मई डाल दो, एंटी टेररिज्म और स्टेट के खिलाफ बगावत का मुकदमा डालो। तो जज साहब ने बात बिल्कुल सच्ची की है। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए रिमांड की क्या ज़रूरत है? अगर एक सियासी बंदा तकरीर करता है तो देखना यह है कि इसकी जहनीत मुजरमाना है या नहीं। बताया जाए दरख्वास्त गुजार जो ट्वीट किया, इसमें जुर्म क्या है। दरख्वास्त गुजार की जो ट्वीट पढ़ी गई, इससे ज़्यादा धमकियाँ तो जजेस को आज मिल रही हैं। जैसे सतम का हमने कल स्टेटमेंट लाया, उन्होंने कहा मेरी फैमिली का पर्सनल डाटा सोशल मीडिया पे हुकूमती इदारे से लेकर पोस्ट कर दिया गया। सेक्शन 121 के तहत बगावत की कार्रवाई होगी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने ये बात कही। उन्होंने कहा आप ये बताएं कि वोट को इज़्ज़त दो बयानिया, वो क्या उसको भी उधर डालेंगे या उधर डालेंगे? तो ये सियासी बयानिए को आपने बगावत या गद्दारी में अगर शामिल करना है तो उसकी जस्टिफिकेशन बताएं कि क्या वो मुजरमाना फेल था या एक पोलिटिकल स्टेटमेंट थी। इसके साथ ही एक और ख़बर है अदालत की, वो उसको भी जिक्र कर लें। काजी साहब ने एक फ़ैसले में आज एक इख्तलाफी नोट जारी किया और जस्टिस सतम के हवाले से बताया कि उन्होंने कई अरसे से या पिछले 1 साल से वो फ़ैसला, तफसीली फ़ैसला जो जारी करना था, उसमें ताख़ीर इख्तियार की। अब इसमें सब बातें अच्छी हैं, फ़ैसले फ़ौरन आने चाहिए, 1-1 साल पड़े नहीं रहने चाहिए। आज अगर फ़ैसला होता है तो उसके हफ़्ता 2 हफ़्ते के अंदर तफसीली फ़ैसला आ जाना चाहिए ताकि बहाम ना रहे। लेकिन काजी साहब का ये जो लेटर ऑफिशियली अगर बाकी जजेस को चला जाता पब्लिक में आने की बजाय, तो शायद बहुत ही मुनासिब होता। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अदालत के अंदर बैठकर बताया जाता है कि किस जज ने किसी मिलिट्री डिक्टेटर का साथ दिया या ना दिया। सबको मालूम है कि इशारा किसकी तरफ था। फिर एक जज हैं वो न्यूयॉर्क में बैठकर ये शिकायत करते हैं कि उनकी फैमिली, उनके 2 बेटों का, उनकी अहलिया का डाटा रिलीज़ किया गया, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाकर पब्लिक की गई। तो उस इशू को तो एड्रेस नहीं किया गया, लेकिन आज एक शिकायत उनके ख़िलाफ़ पब्लिकली आ गई कि उनका तफसीली फ़ैसला अभी तक क्यों नहीं आया। ये इंसाफ के मुनाफी है, यकीनन इंसाफ के मुनाफी है, लेकिन ये इंटरनल मैटर रहता सुप्रीम कोर्ट का तो ज़्यादा मुनासिब होता। अगर ये पब्लिक डोमेन में आएगा तो फिर इसमें तकसीम वाला आंसर वो सबके सामने आ जाता है। इस वक्त जजेस की प्रोटेक्शन में सुप्रीम कोर्ट का जो रोल होना चाहिए वो सारे जजेस को हाथ मिला के करना चाहिए। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हों,
लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट से जो ख़त लिखा गया वो हवाला हो, खुद सुप्रीम कोर्ट में बैठ के जस्टिस अतर मैनिला ने जो ख़त लिखा वो हवाला हो। इसमें सुप्रीम कोर्ट का किरदार होना चाहिए। पलूशा, आपसे सुप्रीम कोर्ट और बाकी जजेस के हवाले से पूछूँ, फैसले बाज़ फैसलों के अंदर तो लगता है कि अब वो जम के खड़े होकर आज़ादी से फ़ैसला करने की कोशिश हो रही है, लेकिन साथ अगर शिकायतें सुने तो वो भी एक्सेप्शनल नौइयत की हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है कि मेरी फैमिली का डाटा रिलीज़ कर दिया गया सोशल मीडिया के ऊपर। देखिए, ज़ाहिर है अब एक ऐसी सिचुएशन तो है कि इदारे एक दूसरे के आमने सामने हैं, और जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे थे इंतहाई तशवीशनाक है वो कि हम यहाँ बैठे हुए हंस रहे हैं और माहौल को ज़रा हम लाइट ही ले रहे हैं, लेकिन असल में इस स्टूडियो से बाहर और इस बिल्डिंग से बाहर जो माहौल है इस्लामाबाद का वो इतना जो है पुरसुकून। क्या माहौल कहता है? माहौल ये कहता है कि वज़ीर आज़म को ये नहीं पता उसकी हुकूमत कल चलनी है कि नहीं। माहौल ये कहता है कि पता नहीं इमरजेंसी ना लग जाए, क्या हो जाए। ये वो शोशे जो इस्लामाबाद में चलते हैं। इज इट डूएबल इन द करंट सिचुएशन? इट्स नॉट डूएबल। आई कैन नॉट से दैट, लेकिन आप ही के जो बिरादरी के लोग हैं, मैंने बड़े जो आपके जय्यद जर्नलिस्ट हैं उनके सबके तो यही वीलॉग्स में और उनके तबसरों में है कि यही इवेंचुअली इसी तरफ सिस्टम जा रहा है, और अगर ये हुआ तो फिर एक सबके लिए नुकसान है। इस इकोनॉमिक सिचुएशन में क्या अफोर्ड कर सकता है मुल्क? देखिए, तो लगाने वाले नहीं, तो देखिए जिसके हाथ में ताकत है और जिसने लगाना है उसने सोचना है। मैं तो सिर्फ बाहर से ऑब्जर्व कर सकती हूँ कि माहौल टेम्परेचर मुल्क का क्या है, और अगर ऐसा हो गया सबको होश के नाखून लेने चाहिए, सबको, सब इदारों को, सबको बशमूल हर एक के जो इस वक्त इस मुल्क में कोई स्टेक होल्डर है। आपके ख्याल में इस सिचुएशन में जब आपको $1 करोड़ के लिए आज भी चाइना हमने टीम भेजी है कि पावर सेक्टर का लोन रीप्रोफाइल हो जाए, ये रियलिटी है हमारी कि हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए, हम चाइना से दरख्वास्त कर रहे हैं वो IPP जो लगाए थे उनका लोन रीप्रोफाइल कर दें, चंद सालों के लिए आगे ले जाएं। ऐसी सिचुएशन में मार्शल या इमरजेंसी लग सकती है। इट्स नॉट वायबल ऑप्शन। देखिए नदीम मलिक साहब, आप एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करें, मैं आपकी बात पे बिल्कुल यकीन करती हूँ कि बहुत मुश्किलात होंगी, लेकिन हम चूँकि उस जगह नहीं बैठे हुए जहाँ ये फैसले होते हैं, इसलिए हमें बहुत सी बातें। आपके ख्याल में जिसने करना है वो इन चीज़ों को साइड के रखे कर गुजरे? जाहिर है नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। जिसने करना है वो सोचेगा, और जाहिर है हुकूमत भी है, हम सब हैं, लेकिन होश के नाखून लेना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। ऐसे इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता कि हम जो मर्ज़ी करते रहेंगे वो बर्दाश्त होगा। अब अतर मैनिला साहब ने जो कहा उसमें एक और भी बात की जो मैं आपको याद करा दूं कि जब आसिफ अली जरदारी साहब का जब वो सदर थे और उनको इस्तिस्ना हासिल था तो किस तरीके का दबाव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे था, किस तरीके से रोज हर चीज़ पर, हर इशू पर, कीमतों के तयन पर, हर चीज़ पर हमें कोर्ट में घसीटा गया। अब आप अगर उस 5 साल वो 5 साल जिस तरह सदर आसिफ अली जरदारी ने जिस स्टील नर्व्स के साथ पूरे किए, अगर कोई और होता मैं समझती हूँ उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता। लेकिन अगर ये हो गया और उस आप 5 साल को जज करते हैं कि आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, तो उसमें ये जो उस वक़्त किरदार था जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब का, और आज जो उसी कोर्ट के एक जज ने कहा कि वो गलत हुआ, उस वक़्त यूसुफ रज़ा गिलानी को निकाल देना और उसको इस बात पर फोर्स करना कि वो सदर के ख़िलाफ़ एक ख़त लिखें, वो गलत था, गैर आईनी था। अब आप बताइए वो 5 साल तो जो है उस पर जो हमें स्टिकर लगा वो लगा, जो मुश्किल में गुजरे वो गुजरे, जो काम हमने नहीं किए क्योंकि हम अदालतों में खड़े थे। एक फैसला गलत नहीं, जुल्फ़िकार भुट्टो की हैंगिंग गलत, यूसुफ रज़ा गिलानी को निकालना गलत, नवाज शरीफ की अदालत से नाहली गलत, इमरान खान के खिलाफ अभी जो मुकदमात की नोयत थी 32 साल सजा देने वाला काम वो गलत। तो हमें कभी सबक भी तो सीखना चाहिए कि नहीं सीखना हमने? बस अब वो तो देखिए ना, अब जो हमसे पहले कर गए कुछ हैं जो हैं उनसे पूछिए, जो इस वक्त जिंदा हैं उनको बुलाइए, कोई ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाइए, उनसे पूछिए वेयर इज जस्टिस साकिब निसार, कहाँ गए वो तो करके चले जाते हैं। नहीं जाना नहीं देना ना, बात है ना, ये बात क्या, जो जिंदा है वो लाइबल है अपने। तारिक साहब, जो अभी पलूशा ने बात की, ये जो गॉसिप चलती है कि इमरजेंसी लग जाएगी, पता नहीं माशाल्लाह हो जाएगा, हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी, बस अक्टूबर में आपकी पार्टी के वजीर कह रहे हैं अक्टूबर में पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरे ख्याल में इट्स नॉट डूएबल इन द करंट सर्कमस्टांसिस ऑफ पाकिस्तान। तो आपके ख्याल में ऐसा कोई अंदेशा खतरा मौजूद है? कोई तलवार लटक रही है हुकूमत के सर पर? मलिक साहब, कोई ऐसी तलवार नहीं लटक रही, और आपका तज्जिया जो है मैं उसे बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ कि मुल्क में इस वक्त ऐसे हालात हैं, किसी भी इस तरह का जो एडवेंचर है वो सस्टेनेबल नहीं होगा। सबसे बड़ी उसकी रीज़न जो है वो आपकी मुल्क की मुआशी हालत है, जो बड़ी ही इस वक्त कशमकश का शिकार है, और तमाम कुव्वतें मिल के इस वक्त तमाम, और ये जो बात की जाती है ना, जो एक लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया 2-3 दफ़ा कि जफ़ी डाली हुई है या जफ़ी डालने की कोशिश कर रहे हैं,
आर्मी चीफ को या एस्टैब्लिशमेंट को, ये लफ्ज़ जो भी इस्तेमाल करें, उर्फ़ आम में ज़्यादा एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया का कोई मुल्क और गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती। और अगर सपोर्ट नहीं होगी और उनमें मुहाजरा ही होगी तो वो गवर्नमेंट जो है वो गैर फ़ाल गवर्नमेंट होगी, उससे ना मुल्क का भला होगा ना सिस्टम का भला होगा। लिहाजा इनके आपस में जफी डालना एस्टैब्लिशमेंट का और गवर्नमेंट वक्त, कोई भी हो हुकूमत वक्त, उसका ज़रूरी है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी जबकि की हुकूमत हो। नोयत गुड वर्किंग रिलेशनशिप और इन सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट हो, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अपोजिशन को फिक्स करने के लिए, अदलिया को मैनेज करने के लिए, इन कामों के लिए नहीं हो सकता। दोबारा नहीं, मैं मतलब एक पॉइंट आपको दिया और उसमें मेरा बड़ा फर्म मेरा बिलीफ है। अब दोबारा अमेरिका में आई थिंक ओबामा प्रेसिडेंट था, स्टैनले मैक्रिस्टल उनका पीक पे अफगान वॉर थी, स्टैनले मैक्रिस्टल ने कोई बयान दिया था जो हुकूमत के खिलाफ जाता था, उनका कमांडर था अफगानिस्तान के अंदर, इमीडिएटली ओबामा ने उसको फायर कर दिया था। उनकी 2 बेसेस अटैक हुई अफगानिस्तान के अंदर, 2 उनके जनरल रैंक के ऑफिसर ओबामा ने फायर कर दिया था। देयर शुड बी ए प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हमारे यहाँ सिर्फ यह है कि जब भी डाल लो ताकि हमारी हुकूमत बची रहे। दिस इज नॉट अगला मरला है ना जो आप बात कर रहे हैं। मैं तो आपको एक बेस लाइन बताई है कि ये बेस लाइन रहती है, रहनी चाहिए। बाकी इमरजेंसी वगैरह की बातें जो है मैं समझता हूँ कि वो करना भी मुनासिब नहीं है। जो भी जैसे पलवशा ने बात की कि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो इस तरह के तज़िये और वीलॉग्स दे रहे हैं, प्रोग्रामों में बात कर रहे हैं। इस वक्त बेयकीनी और अनसर्टनिटी जो डॉक्टर साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जितना सिस्टम के अंदर अभी हम इस तरह की अफवाहें फैलाएंगे उससे हमारा सिस्टम मज़ीद कमज़ोर होगा। देखें, किसी की ख्वाहिश है किसी तरफ से नहीं, मैं उस ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा। अगर हम जर्नलिस्ट की बात करें तो जाहिर है उन्होंने रोज़ कोई ना कोई नया वीलॉग करना होता है। जर्नलिस्ट मतलब सोए उठ के ख्वाब देख के बयान नहीं कर रहे होते। जर्नलिस्ट कहीं से पूछ के, मतलब अगर कोई सीनियर जर्नलिस्ट 3-4 का जिनका पलशा जिक्र किया, मैं उनका नाम नहीं दोहराऊंगा, वो कहीं बात करके कहीं से उन्होंने ब्रीफ लिया होगा या सिचुएशन देखी होगी तब रिपोर्ट किया होगा। नहीं देखिए, वो आम जर्नलिस्ट नहीं है ना, सियासी लोगों की तरफ से बात आ जाती है, कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है कि जिसके ऊपर फिर ये बात जो है ये गॉसिप। मतलब आपकी सारी पार्टी कहती है अक्टूबर में कुछ हो जाना है, तो आपकी पार्टी को क्यों लगता है अक्टूबर में कुछ हो जाना? नहीं, हमारी कोई पार्टी नहीं कह रही है अक्टूबर में कुछ होगा, ना कुछ होना है। और अगली बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बात को कतई नज़र कि मेरा ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून से है, मौजूदा गवर्नमेंट का चलना वाहिद रास्ता है कि इस वक्त मुल्क में स्टेबिलिटी आए और अनसर्टिनिटी ख़त्म हो। कोई एक मैकेनिज़्म मुझे आप बता दें कि गवर्नमेंट की तब्दीली की शक्ल में, एमरजेंसी की शक्ल में, किसी शक्ल में ये जो हम बेयकीनी की कैफियत और इन्वेस्टर के चलने के लिए ज़रूरी है कि आपके जो दाएं हाथ पे बैठे हैं ना, इन आप दोनों के दरमियान में कोई वर्किंग रिलेशनशिप हो जाए। हम तो कई दफ़ा कह चुके हैं, आपस में लड़ाई खत्म हो जाए। ब्रेक ले लें, ब्रेक से डॉक्टर साहब से भी ये सवाल करूंगा। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। निसार जट साहब, क्या मुल्क के अंदर किसी ऐसे गैर आइनी इकदाम का ख़तरा मौजूद है या एमरजेंसी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोविजन मौजूद है, लेकिन वो बड़े एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के लिए? मलिक साहब, मैं तो बिल्कुल ऐसे मामला को कंडेम करता हूँ और मैं अगर एमरजेंसी भी लगे उसकी भी मजम्मत करेंगे? मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। इस पाकिस्तान में वाहिद एक हल है कि आपका जो पार्लियामेंट है ना, मदर ऑफ द डिपार्टमेंट, इसकी सुपरमेसी और आइन और रूल ऑफ लॉ, जब आप इस पे स्टैंड कर जाएंगे ना तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जी हम तो इनकी बारहा में इमरजेंसी का रास्ता निकलता है इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से, और ये हुकूमत के दबाव के नीचे हो सकता है कि इस तरफ चल पड़े, फिर क्या करेंगे? मेरी बात सुने, देखें, हम ये लॉज हम नहीं बनाए ना, हमारे बनाए हुए लॉज हमारे सामने आते हैं ना। हमें सोचना चाहिए ना कि हम आज अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लॉ बना रहे हैं, कल ये हमारे खिलाफ इम्प्लीमेंट भी होने हैं। ठीक है, एमरजेंसी पाकिस्तान में आप लगाने के बजाय आप पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं उसमें, आपको पता है एमरजेंसी अगर लगाई जाए तो। ये वो तो दफ़ा 44 लगा ले तो ख़त्म हो जाता है सारा मामला। इकनॉमिक एमरजेंसी की प्रोविजन मौजूद है, और आजकल के जो हालात हैं इसके अंदर हो सकता है हुकूमत जान छुड़वाने के लिए कहीं हम तो फंस गए, हमारे ऊपर ही सारा वजन आया हुआ है तो लगाओ इकनॉमिक एमरजेंसी। ये मेरा ख्याल है कि ये अब इनके पास ये जितने ये बेबस है ना, ये असल में डू मोर पे चल रहे हैं। इनको कहा जा रहा है डू मोर, और ये डू मोर को करते 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 ये अपने सारा ये गड़े में फंस चुके हैं। ये अब ये ना आपने अच्छा इस्तेमाल किया, क्योंकि हो आजकल नून लीग के साथ मैंने इसलिए ये टर्म यूज की, जो अमेरिका हमारे साथ करता है ना इस वक्त, वो ये इनके साथ हो रहा है, ये इनके साथ हो रहा है। और ठीक है, मुझे इनके साथ हमदर्दी भी है, क्योंकि बेबस है ना, डरते हैं, सच नहीं बोलते, सामने नहीं आते। ठीक है जी,
मैं समझता हूं वोट को इज्जत दो का नारा जो इन लोगों ने मारा था ना, उसको रीस्टेट करें, आए मैदान मारें, पाकिस्तान की सालमियत इसमें हुकूमत में बैठ के ये मारे नारा बहाल करें, रीस्टेट करें। फिर ये ना इनको हो कि अगर ये नारा मारा तो हमारी हुकूमत जाती रहनी है, ये नहीं, इसको इस खौफ से नहीं। पहले मेरी बात सुने, डॉक्टर साहब ने कहा कि जनाब हम कहते हैं कि जी हमने हुकूमत को, हमने अपोजिशन को कहा, हमने जो इनके आईनी, हमने स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लिया, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लिया, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में हिस्सा, प्रेसिडेंट, डॉक्टर साहब हमारे चीफ व्हिप है नून लीग के, डॉक्टर साहब इस बात के गवाह हैं कि हाउस में जो कानूनी आईनी मामलात हैं हमने हमेशा इस पार्लियामेंट को आगे चलाने के लिए, पार्लियामेंट के फ्यूचर के लिए हमने पूरा मलिक साहब ये क्या बात हुई कि हमारे एक फैसला आ गया, 41 मेंबरों को फांसी देने के लिए आ गए। गुजारिश ये है कि ये जो डू मोर वाली बात है ना, ये इस वक्त इससे मिलती जुलती कैफियत इसलिए है कि IMF का प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। किसी ने ये भी कहा था कि IMF के पास जाऊंगा तो मैं उससे पहले खुदकुशी करूंगा, आपको तो तक ना हो के लिए दबाव है, लेकिन हमारे पास इस वक्त IMF की प्रोग्राम IMF को नहीं कह रहे सर, नहीं वही है, और कोई डू मोर, ये आपको कह रहे हैं कि आपको कहा जा रहा है डू मोर के PTI को फिक्स करें। साथ मुआहदे के तहत आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट अपनी मर्जी और ख्वाहिश से नहीं कर रही, ये सच है और उसे बोलना चाहिए। सर अगर आपको ऐसे बात मुश्किलात हैं, मैं सादा से पूछ लेता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट का आपके ऊपर दबाव है कि आप PTI को फिक्स करें, ये कह रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट की हमें मुकम्मल सपोर्ट है, होनी चाहिए, PTI को फिक्स करने के लिए होनी चाहिए। नहीं PTI ये फिक्स हो रही है अपने करतूतों की वजह से हो रही है। जवाब नहीं दे रहे डॉक्टर साहब, जवाब नहीं दे रहे। पलूषा क्लोजिंग रिमार्क्स। देखिए इस मुल्क में हालात जो हैं उन्हें नॉर्मल करने की बड़ी ज़रूरत है और उसके लिए सबको बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार होना चाहिए, वरना सबको कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मुल्क की खातिर इकट्ठे हो जाएं, कुर्बानियों की बात की जाए। मैं समझता हूँ कि दोनों जमातों को चाहिए कि कैदी नंबर 804 से फौरन रुजू करें। नंबर वाकई 804 है सर जी, मान लो ना, मानी लो। निसार जज साहब, तारिक बदर साहब, पलूषा खान, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।